किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाएं, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सारे बाण भाइयों ने विनोद भाई की राम राम। किसान भाइयों, मौसम जो है वो लगातार जो है उसमें तापमान में गिरावट आने लग रही है और जो ठंड का प्रकोप है वो दिन ब दिन बढ़ता जाने लग रहा है। और ख़ास करके जो पिछले 2-3 दिन में तो जो है सूखा पाड़ा जो है पड़ना शुरू हो गया। और उसके साथ साथ भाइयों, जो हमारे डांगर डोर हैं, खेती बाड़ी है, या जो हम खुद इंसान हैं, सब पर जो है एक मुसीबत से का टाइम है कि अपना अपना बचाव रखना है, बचाव करके रखना है। और बचाव के साथ साथ अपना अपने जो है दिनचर्या के जो सारे काम हैं वो भी करने हैं। भाइयों, इन दिनों में जो हमारे पशुधन हैं, डांगर डोर हैं, उनका बचाव हमने करना ज़रूरी है। तो इस विषय में आज हमने बातचीत करी है डॉक्टर मंजीत कटारिया जी से, जो वेटनरी सर्जन है गांव प्रहलादपुर, कुरुक्षेत्र में। आओ सुने बातचीत। आज हम बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर मंजीत कटारिया जी से। आप वेटनरी सर्जन हैं प्रहलादपुर में। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। जी, थैंक यू, धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आज का जो बातचीत का विषय है वो है आजकल के दिनों में पशुओं की देखभाल किस तरह करें। जी डॉक्टर साहब, ये जो है किसान भाई, जो हमारे पशुपालक भाई हैं, जो किसान भाई हैं, या जो डेयरी फार्मिंग भी कर रहे हैं, तो वो किस तरह अपने पशुओं की देखभाल करें इस सर्दी के मौसम। देखो, जैसे एकदम अब ये शीत लहर चल पड़ी है, ठंडा मौसम हो गया। जी डॉक्टर साहब। तो इसमें ये तो बट नेचुरल सी बात है कि पशु को जो है ठंड से बचाना है। जी। और विशेष कर से करके जो छोटे बच्चे हैं, जी डॉक्टर जो साहब। 3-4 महीने तक की उम्र के बच्चे हैं, अच्छा, बछड़े उनको ठंड बहुत हाँ, वो बछड़े, बछड़ी, कटड़ा, कटड़ी जी जी जो है, छोटे बच्चे जो है, या उससे भी छोटी उम्र के हैं, 3-4 महीने से कम उम्र के हैं, उन सभी बच्चों को जो है ठंड बहुत जल्दी लगती है। तो ठंड से उनको बहुत जल्दी बचाना होता है। जी डॉक्टर साहब। तो इसके लिए विशेष करके तो जैसे हमने जहाँ पशुओं का बाड़ा बना रखा है, जी जी। उसमें हमने एक चीज का विशेष ध्यान रखना है कि वो ठंडी हवा सीधी पशु तक के ऊपर ना आए। जी और ऐसा भी ना हो कि वो चारों तरफ से घुटन हो जाए, उसका कोई वेंटिलेशन ना हो। जी। मतलब उसमें ताजी हवा का भी फ्लो रहना चाहिए। इनकी सीधी ठंडी हवा ना लगे, बस वो बचा कर रखें। हाँ, सीधी ठंडी हवा ना लगे। जी। तो ऐसा है जैसे उसमें मतलब जिस बाड़े कमरे में पशु को बंद रखे है, तो वहाँ जो है ऊपर वेंटिलेटर या रोशनदान वगैरह होना चाहिए। जी जी। सीधी जो आसपास जो खिड़कियां हैं वो बेशक बंद हो जाए, पर ऊपर से उसको, क्योंकि इनका जो पशुओं का जो गोबर और पेशाब से जो है ना अमोनिया गैस निकलती है।
जी वो जी भी इनको ज्यादा दिक्कत करती है, जी तो उसका मतलब वो उस चीज से बचाना है। दूसरा, कई कई हमारे पुरानी वो है कि पशुओं के पास मतलब कुछ गर्मी करने के लिए कुछ जला देते हैं, जैसे कोई लकड़ी जला दिया, कुछ और जला दिया, तो उसका भी ध्यान रखें कि ज्यादा उन पशुओं के कमरे में धुआं वगैरह ना हो, जी जी। ताकि उनको तो सांस फिर लेने में दिक्कत हाँ, ना हो। घुटन की समस्या शुरू हो जाएगी। घुटन घुटन की समस्या शुरू जी हो जाएगी। क्योंकि अगर अगर किसी भी पशु को ठंड लगी तो सबसे पहले मतलब छोटे बच्चों में खास करके नमोनिया की दिक्कत ज्यादा आती है इन दिनों में। जी टेम्परेचर जी हो जाएगा, फिर नमोनिया हो जाएगा, तो उस चीज से हमें बचाना है। जी डॉक्टर साहब। तो उसके 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 लिए जो है, जैसे मैंने आपको एक तो बताया भी, रख रखाव का होगा, पशु को हमेशा मतलब किसी पल्ली या किसी चीज से ढक के रखें, ताकि सीधी ठंड का जो है ना शरीर उसका गर्म रहे। जी डॉक्टर साहब। दूसरा, जैसे ही धूप धूप वगैरह हो तो धूप में बाहर निकालें। जी जी और जो जो पीने का जो है ताजा गुनगुना पानी उसको जब भी पिलाए तो ताजा नहीं है कि बाहर वो आपने खीर बना रखी है रोज तो खुले में है और उसका ठंडा पानी आपको पिला रहे। और डॉक्टर साहब, जिस तरह नहलाना है तो वो नहलाना भी हर रोज नहलाना जरूरी है सर्दी में, या? नहीं नहीं, रोज 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 में रहना कोई जरूरी नहीं। जैसे आपको मौसम में लगता है कि ठंडा धूप निकली हुई है, गर्म मौसम है, तो दोपहर के टाइम में उसको नहलाया जा सकता है। जी और नहीं तो नहलाने का कोई वो नहीं है कि डेली नहलाना है जरूरी है। जी डॉक्टर साहब। और इसके अलावा डॉक्टर साहब और किस चीज का ध्यान रखें सर्दी के मौसम में? देखो, सर्दी के अंदर जो है ना, शरीर में गर्मी बनाने के लिए सबसे जरूरी है फीड, एनर्जी के लिए। जी डॉक्टर साहब। तो सर्दी के अंदर खास करके जो है ना, एक बैलेंस डाइट जो है, बैलेंस राशन जो है पशु को मिलना चाहिए। जी और उस बैलेंस राशन के अंदर मतलब दो तरह का खाना होता है पशुओं को। जैसे एक तो हरा चारा हो गया, जी जी। एक भूसा हो गया जो सूखा हम डालते हैं, हाँ एक जी डॉक्टर जैसे वो ये ये क्या बोलते हैं उसको, तूड़ी हो गई या साहब। हाँ ये पराली का वो हो गया। तो ये या दो दूसरे है। तीसरा होता है कंसनट्रेट, जी डॉक्टर साहब। जिसमें अनाज और खल वगैरह मिला के डालते हैं। तो इन तीनों को मिक्स करके मतलब प्रॉपर जो है बैलेंस डाइट जो है पशुओं को हमें देनी चाहिए। जी जी और कई बार लोगों का प्रश्न आता है इस बात पर कि ये जो कंसनट्रेट जो है वो हम कैसे बनाएं, कि मतलब क्या जैसे दाना और ये जो कि, खल वगैरह बनाए तो कितनी क्या मात्रा मतलब लें किस और हाँ मात्रा। कि क्या मिलाएं? हाँ, कैसे कैसे मिलाएं। तो उसके लिए मैं बताना चाहूंगा कि मान लो जैसे हमने 1 क्विंटल बनाना है, जी डॉक्टर साहब। तो एक एक क्विंटल के लिए जो है अनाज जैसे हमने ले लिया 25 से 35 किलो के आसपास, जी जी इतना ही खल ले लिया। जी खल डॉक्टर जो भी आपको अवेलेबल है आपके पास है, चाहे वो बिनोड़ की खल है, आजकल सर्दियों में बिनोड़ की खल ज्यादा अच्छी रहती है। साहब। जी जी और बस उसके अब जो खल किसी भी चीज की हो तो 25 से 30 किलो, मतलब जितना इतना ही अनाज इतना ही खल। जी डॉक्टर साहब। और उसमें 10-15 किलो डालना है ये जो छिलका आता है ना, छिलका, चाहे वो गेहूं की चोकर है हाँ या चने की। चावल की पॉलिश है, चावल की पॉलिश है, चने का छिलका मिल जाता है, मक्की जी के दाने का छिलका मिल जाता है। जी जी डॉक्टर तो 10 से 30 किलो के आसपास हमने वो भी इसके अंदर मिलाना है। साहब। जी इसके साथ साथ जो है 2 किलो इसके अंदर मिनरल मिक्सचर जरूर मिलाना है। जी 2 डॉक्टर किलो मिनरल मिक्सचर और 1 किलो सादा नमक। ये हमारा 1 क्विंटल का जो है वो कंसंट्रेट तैयार हो गया। साहब। जी डॉक्टर साहब। अब जब भी जैसे दूध देने वाले पशु हैं उनको ये ज्यादा देना होता है, प्रेग्नेंट एनिमल है जो जब बड़े पशु हैं उनको देना होता है। जी जो दूध चलाती हुई है उनको ये ज्यादा देने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हमारा मेन मकसद यही होता है कि जितना हम खिलाएं उससे उतनी हमें उत्पादन उससे पशु से मिल जाए। हाँ, उनको संतुलित भोजन देना जरूरी है। संतुलित भोजन देना जरूरी है। तो ये इस टाइप का जो कंसंट्रेट फीड हम देंगे तो इससे नेचुरल सी बात है कि शरीर में ऊर्जा आएगी, तो वो जब शरीर स्वस्थ होगा तो ठंड और इन चीजों से भी पशु का बचाव रहेगा। जी डॉक्टर साहब। यानी कि डॉक्टर साहब, जो हाँ। खनिज लवण है या खनिज मिश्रण है उसका ज्यादा महत्व होगा सर्दी के दिनों में देने का? खनिज मिश्रण का ज्यादा महत्व एज सच नहीं है, पर शरीर में जो है ना, हमारे शरीर में जैसे हमारे पहले पुराने जमाने में क्या था कि पशु अपना घूमते फिरते थे। जी खनिज लवण वो नमक की तरह होता है, पर इसके अंदर वो मिनरल्स होते हैं, वो ये खनिज तत्व होते हैं जो मतलब बहुत थोड़ी क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, हाँ पर शरीर के लिए बहुत जरूरी होते हैं। डॉक्टर साहब। हाँ, इसलिए एक क्विंटल में बहुत ज्यादा जरूरी तो नहीं कि भाई इसके एक क्विंटल में जैसे 2 किलो के करीब वो डालना होता है।
जी डॉक्टर पर साहब। वो शरीर की बनावट के लिए जरूरी है। जैसे मादा पशु जो है उनकी बच्चेदानी के लिए, उनके टाइम पे बोलने के लिए, उनके ठहरने में, या ठहरने में, जाने में, उन चीजों में इस मिनरल मिक्सचर का बहुत यूज है। यानी कि जो शरीर के अंदरूनी अंग है उनमें मजबूती देने खातिर जरूरी है डॉक्टर साहब। हाँ 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 जी हाँ, उनके लिए अगर मोटा व्याया कहें तो उनके लिए जो है, उन शरीर के अंगों को सही प्रॉपर काम करने के लिए, जो शरीर के हार्मोन्स है उनको प्रॉपर काम करने के लिए मिनरल मिक्सचर का जो है ना होना बहुत जरूरी है। जी डॉक्टर साहब। तो ऐसे जो कंसंट्रेट है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो दुधारू पशु को और जो ज्ञाबन पशु है उनको देना तो बहुत जरूरी है। जैसे जो दूध से नाकनी है उनको कम दिया जाए उसके। जी जी तो इसके लिए भी है, जैसे कोई गाय दूध देने वाली है तो उसमें भी लोग कई बार पूछते हैं जी वो किस हिसाब से दिया जाए। जी जो डॉक्टर। कंसल्टेंट जो मैंने आपको बताया भी, 1 क्विंटल अगर आपने बना लिया, ये अनाज खड़ चोकर और मिक्सर और नमक मिला के आपने 1 क्विंटल बना लिया, पर ये 1 क्विंटल देना कैसे है पशु को? जैसे मान लो दुधारू पशु है कोई, जी जी तो दूध देने वाला पशु जो है वो उसको 1 किलो अगर वो दूध दे रहा है, जी डॉक्टर साहब। 1 किलो दूध पे 1 किलो कंसंट्रेट जो है 2.5 से 3 किलो दूध पे देना है। जी तो डॉक्टर मान लो 3 किलो दूध अगर पशु दे रहा है तो उसको 1 किलो कंसंट्रेट की जरूरत है। साहब। बाकी उसमें 30-35 किलो घास हो, रोज का है ये। जी और डॉक्टर। 4-5 किलो मतलब हरी तूड़ी या वो पराली या आपने मिक्स कर ली जैसे आपके पास है। ठीक, यानी कि सुबह शाम दोनों टाइम देना डॉक्टर साहब ये। देना दोनों टाइम है, मतलब एक दिन की डाइट बता दी मैंने जैसे जी आपको जी ये। ठीक है तो डॉक्टर। एक किलो दूध अगर पशु को देता है तो उसको 2.5 किलो से लेकर 3 किलो तक से कंसंट्रेट मिलाना है, अनाज खल और इसका जो मिक्सचर है। जी 30 किलो के करीब जो हमने हरी हरा, जो आजकल तो घास मतलब बरसी वगैरह अच्छी मिल जाती है, तो 30-35 किलो के करीब वो मिला लेनी है, 5-7 किलो वो हरा या तूड़ी वगैरह मिला के, और ये मिक्स करके फिर ये 2 टाइम में लेना है सुबह शाम करके। जी डॉक्टर साहब। ऐसे डॉक्टर। ही प्रेग्नेंट एनिमल को अगर मान लो गाभिन पशु है कोई, जी तो उसको 1 से 1.5 किलो, मतलब ये 6 महीने की प्रेगनेंसी के बाद, 6 महीने में बनता है तो आप चेक करवा लिया, आपने टीका लगवा लिया, पहले टीका लगवा के 3 महीने को चेक करवा लिया, हाँ मेरा पशु क्या बने। जी तो ऐसे 1.5 से 2 किलो जो है ना उसको ये कंसंट्रेट देना जरूरी है। जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब एक और चीज है जो आजकल एक तो जो पशुओं पड़े गलघोटू और जो मुंह खोर की बीमारी, जी 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 उसकी भी जी। रोकथाम खातिर भी जो टीका है जो वैक्सीन आजकल दी जा रही है, थोड़ी सी उसके ये बारे में ये जानकारी दो डॉक्टर साहब। ये आपने बहुत बढ़िया सवाल किया, ये मैं कहने वाला भी था। आजकल जो है पशुपालन विभाग की तरफ से आज ही हमने जो है टीकाकरण का कार्यक्रम शुरू किया है 28 तारीख से। जी डॉक्टर साहब। तो ये टीका जो है, पहले तो मैं आपको बता दूं इस टीके में है क्या। जी पहले क्या था कि मुंह खुर और गलघोटू की बीमारी के हम 2 टीके लगाते थे हर जी 6 महीने में, ताकि टीका लगाते थे ये इन बीमारियों से बचाने के लिए। जी डॉक्टर साहब। मुंह खुर की बीमारी का बचाने का एक टीका लगता था, उसके कुछ महीने 2 महीने बाद फिर गलघोटू का लगता था। हाँ जी हाँ अब सरकार ने हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ हरियाणा स्टेट ऐसी है कि जिसको ये टीका जो है मिला हुआ है, जिसमें कि एक ही टीके में दोनों बीमारियां कवर होती है। अच्छा अच्छा डॉक्टर साहब जी, ये फायदा मुंह खुर और गलघोटू का एक ही टीका है, और ये साल में 2 बार लगते हैं 6-6 महीने के गैप पे। जी तो ये आजकल हमारे विभाग की तरफ से मुफ्त में आपके घर आके ये टीके लगाए जा रहे हैं। आपके माध्यम से रेडियो सुनने वाले जितने भी पशुपालक भाई मेरे भाई बात सुन रहे हैं, सभी से मैं निवेदन करूंगा कि हमारी टीम जब आपके पास आती है उनका सहयोग करें, ये टीके जरूर लगवाएं। क्योंकि अगर किसी भी पशु को अगर टीका नहीं लगा जी और उसमें खुदा न खास्ता ये बीमारी आ गई, तो पशु को बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, आपका पैसा भी खर्च होएगा और पशु भी नहीं बचेगा। जी जी बिल्कुल सही कह रहे हो डॉक्टर साहब। हाँ, दूसरा इसके टीके के बारे में बताना चाहता हूँ। कुछ लोगों के दिमाग में कुछ भ्रांतियां हैं। जी अब मैं एक छोटा सा मतलब आपको उदाहरण के तौर पर समझाता हूँ। जैसे छोटे बच्चे को टीका लगता है, जी डॉक्टर लगवाते हैं ना बीमारी से बचाने का टीका, साहब। जी जी और टीका लगते ही उसके मतलब 1-2 दिन बुखार भी चढ़ता है, वो परेशान भी करता है, हाँ, वो वैक्सीन का थोड़ा सा असर दिखाती है वैक्सीन। वैक्सीन दिखाती है। ऐसा ही सेम पशुओं में भी होता है। जी तो हमारे पशुपालक भाई मतलब उस चीज को फिर मना कर देते हैं जी। हमारी टीम जो जाती है कि जनाब ये हमारा तो पशु का बुखार हो गया जी, 2 दिन परेशान रहे जी, या दूध कम हो गया जी। अब जो पशु का टीका लगा है उसका थोड़ा शरीर में कोई परेशानी है तो दूध में भी फर्क पड़ सकता है, कोई ऐसी बात है। जी जी पर ये नॉर्मल चीजें हैं, ये 2-4 दिन में अपने आप सेट आ जाएंगी। और उसके अलावा भी हमारे पास इन चीजों की सबकी दवाइयां हैं।
जी डॉक्टर अगर किसी के दूध में कोई दिक्कत आती है तो हम हॉस्पिटल से आपको दवाई भी, दूध की भी मिल जाएगी। बुखार हो गया तो बुखार का भी इलाज हो जाएगा। पर अगर ये बीमारी आ गई तो इसका इलाज करना मुश्किल हो जाएगा। जी तो मैं आपके माध्यम से सभी पशुपालक भाइयों को ये निवेदन करना चाहूँ कि हमारे पशुपालन विभाग की जो भी टीम आपके घर आए तो नजदीक खड़े होकर पशु ताकि देना, और उनको सबको अपना 4 महीने से ऊपर के जितने भी पशु हैं, जी गाय या भैंस, हाँ जी। सभी को ये टीका जरूर लगवाएं। बस वही तो डॉक्टर कुछ साहब कुछ कि जो वैक्सीन या इंजेक्शन जो लगाया गया है उसके थोड़े से लक्षण तो दिखेंगे, लेकिन किसान भाई थोड़े से घबरा जाए कि भी जो डांगर है वो हाँ, बीमार हो गया या वो। इसीलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि इसमें घबराने का नहीं है। क्योंकि जैसे ही अब आप सोच के देखो भाई, इतना ही प्यारा पशु होता है, इतना ही प्यारा बच्चा होता है। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, हाँ वो जो ठीक है, छोटे बच्चे बच्चे का के टीका लगा तो बच्चे सूजन भी आ जाए हाँ, वो बच्चे का टीका लगने के बाद वो एक बार परेशान करता है, पर क्या उसका हम आगे टीका लगवाना बंद कर देते हैं? नहीं नहीं डॉक्टर साहब बिल्कुल नहीं। नहीं करते ना। तो वही सेम चीज इसमें है। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, ना इसका कोई गलत इफेक्ट है शरीर पे। और ये जो है एक बार टीका लगने के बाद ये गारंटी जरूर है कि टीका लगने के बाद 6 महीने तक हम अपनी तरफ से गारंटी देते हैं कि पशु में ना तो मुंह खुराएगा ना गलघोटू ना आएगा। आपने देखा हो पिछले काफी टाइम से कोई गलघोटू मुंह खुर के केस आप देख नहीं पा रहे हैं। जी जी डॉक्टर क्योंकि पहले मुंह, जब ये वैक्सीन हमने शुरू नहीं की थी, विभाग द्वारा जब नहीं लगाई जाती थी, तो बहुत ज्यादा ही जो है ना मुंह खुर के केसेस आते थे और बहुत बुरा हाल हो जाता था। पशुओं के पैर गल जाते थे, मुंह गल जाता था, दूध खत्म हो जाता था, पशु गलघोटू में पशु मर भी जाता था। जी तो अब वो जब से टीके लगने शुरू हुए तो ये बीमारियां हमारे लगभग खत्म हो गई और हम इस कगार पे है कि हरियाणा से हम इन दोनों बीमारियों से हरियाणा को जल्दी मुक्त कर देंगे अगर पशुपालक भाई हमारा ऐसे साथ दें। बिल्कुल डॉक्टर साहब, अगर हमारे किसान भाई थोड़े से और जागरूक हों इस बीमारी के बारे में, तो इस बीमारी ने भी जिस तरह पोलियो खत्म कर दिया देश में, तो इस तरह ये भी एक बीमारी है जो खत्म हो हाँ, जाएगी। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का पर्पस भी है कि भाई इसमें जो है ना करोड़ों रुपए का पशुपालक का नुकसान होता था, जी ये नुकसान बचे। अब आप देखो बीमार हो गया पशुपालक छोड़ेगा तो नहीं, उसका इलाज भी करवाएगा। अब इलाज भी कराएगा, पैसे भी खर्च करेगा, टाइम भी खराब करेगा, पशु की जो दूध देना था वो खत्म होएगा और उसके बाद पशु बचना भी मुश्किल हो जाएगा। हाँ जी तो इस सब का छोटा सा इलाज है कि आपके पास जब आता है उसका 3 ml हमने दवाई लगानी होती है, 1 मिनट से पहले 1 मिनट भी नहीं लगती पशु को। बस इतना है कि पशु बाहर के आदमी को देख के डरता है, तो मालिक अगर साथ खड़ा हो तो आराम से पशु को टीका लगाया जाता है। जी डॉक्टर साहब। दूसरा इसमें जो है ना मतलब आज तक हमने किसी प्रेग्नेंट एनिमल में जैसे कोई बड़ा पशु है उसमें अगर लग जाए तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आती। कुछ लोगों को यूँ है कि टीका लगने के बाद वही ये बच्चा गिरा देगी या अबॉर्शन हो जाएगा, ऐसा भी कुछ नहीं है। हम हर साल लगाते हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है। अगर किसी में कुदरती किसी के कोई दिक्कत हो गई है तो वो नेचुरल प्रोसेस है, इस टीके की वजह से आज तक हमने किसी में देखा नहीं कि अबॉर्शन में टीका लगने की वजह से हुआ। जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, धन्यवाद सर। भाइयों, सर्दियों के दिनों में पशुओं की देखभाल, इस विषय में हमने बातचीत की थी डॉक्टर मंजीत कटारिया जी से। और डॉक्टर साहब ने जिस तरह कहा कि जो सर्दी के मौसम में है हमारे जो बछड़े हैं, कटड़े कटड़ी हैं, उन एक तो जो निमोनिया की बीमारी की संभावना ज़्यादा हो जाए, तो उसके बचाव खातर जो है आसपास जो भी नज़दीक जो है पशु विशेषज्ञ है, पशु चिकित्सक है, उसके पास ज़रूर लेकर जाएं। और साथ में जो है जो सर्द हवाएँ चले हैं, उन सर्द हवा तय जो हमने पशुओं को बचा कर रखना है। साथ में जो है पीने खातर जो है थोड़ा सा गुनगुना ताज़ा पानी हमने देना है। और जो पशु है उसके आहार का हमने खास ध्यान रखना है, क्योंकि आहार तय जो है शरीर में गर्मी मिला है, तो उसमें जो है उसके जो पोषक तत्व हैं वो पूरे बने रहे हैं और संतुलित उसका जो हमने आहार देना है। साथ में भाइयों देखो, सर्दी जो है उसका प्रकोप ज़्यादा है, और सर्दी का प्रकोप खाली पशुओं पे नहीं है, वो प्रकोप भाइयों हमारी फसलों पे भी है और इंसानों पे भी है। तो इस सर्दी के मौसम में हमने अपना भी बचाव करना है, और अपने बचाव खातर भाइयों जो है जो शरीर पे जो कपड़े हैं वो पूरी तरह रखें और शरीर में जो है ढक कर रखें। और साथ में अपना भी जो आहार है उसका खास ध्यान रखें कि जो है सर्दी के मौसम में, क्योंकि जो मौसम के हिसाब से जो आहार है वो लेना ज़रूरी है। तो सर्दी के मौसम में जिस तरह गुड़ है या खजूर है, मूंगफली है, इस तरह की जो चीज़ है, गरिष्ठ खाना है जो गर्मी दे शरीर ने, वो हमने लेना ज़रूर चाहिए। साथ में जो अपनी फसल है उनका भी हमने ध्यान रखना है, खासकर जिस तरह जब पाला पड़ेगा तो पाले में हमने जो अपनी फसलों का बचाव करना है। खासकर जिस तरह नर्सरी है, तो नर्सरी में अगर हम खेत में थोड़ा सा धुआं कर दें तो उसका जो है पाड़ा तो बचन खातर हमने काफ़ी मदद करा है, क्योंकि इसका जो तापमान है वो जमाव बिंदु तक नहीं पहुंच पाता, और
जो अगर हम आग जला कर अगर आग जला लें तो जो ऊपर और नीचे का जो तापमान है उसमें जो है हम फ़र्क ला सकते हैं। और साथ साथ भाइयों जो है पौधे में जो है थोड़े थोड़े समय के बाद जो है हल्की हल्की सिंचाई भी ज़रूर कर दें, क्योंकि अगर हल्की सी सिंचाई कर दें तो उससे जो है ओस पर नियंत्रण पाया जा सकता है और जो पाड़ा है उसका भी प्रभाव जो है कम देखा जावा है। और भाइयों जिन क्षेत्र में पाड़ा ज़्यादा पड़ने की संभावना रहा है तो वहाँ पर जो अपना जो नर्सरी है उनमें जो है पोली हाउस के अंदर उन्हें लगावा है और साथ में जो है पर्याप्त तापमान बनाकर रखने की भी कोशिश करें। इसके अलावा भाइयों जो टमाटर आदि की जो हमने फसल लगा रखी है उनमें भी जो है हर दूसरी तीसरी पंक्ति के बीच में पानी ज़रूर रखें, क्योंकि उससे जो है ज़्यादा अगर पाला पड़ा तो पानी जो है वो जम जाए और जो आसपास जो फसल है उसने जो है वो बचा कर रखा है, यानी कि जो मौसम की जो सर्दी है इनकी तापमान में जो कमी है उसने पानी अवशोषित कर लिया है, जिससे जो है पाड़े में जो है फसलों का बचाव हो जाए। साथ के साथ जो है पौधे के ऊपर जो है प्लास्टिक का बैग बांध कर भी जो है पौधे न हम बचा सके हैं। और पौधे और फसल के बीच में जो खरपतवार है वो हम समय पर निकाल दें, ताकि जो सूरज की किरण जो दिन में आवे तो वो जो है पूरे पौधे पर गिरे और ज़्यादा जो है वो वाष्पीकरण कर पावे, जिससे मिट्टी का तापमान जो है कम रहे। इस तरह भाइयों जो हमारी जो नर्सरी है या पौधशाला है उनमें जो है हल्का हल्का पानी जरूर छिड़क दे रहे हैं। इस तरह जो है जो पाड़ा है उसका असर जो है फसलों पर कम देखा जावा, जो टहनी है उन पर बर्फ़ नहीं जमती, जिस तरह जो है उसमें फसल में जो है जो पौधे हैं या जो उसका जो फल है उसकी उत्पादन जो है वो बढ़े है और साथ के साथ जो हमारा आमदनी है उस पर इसका असर पड़ा है। और भाई एक चीज़ और देखी गई, जो ठोस माटी है उस पर भी पाड़े का असर कम देखा जावा है। और जिन इलाके में जो पाड़ा ज़्यादा पड़ने लग रहा है तो उन दिनों में जो है मिट्टी की गुड़ाई या जुताई ना करें, क्योंकि इसका कारण तो जो है मिट्टी मुलायम हो जाए और उससे भाई तापमान फिर कम हो जाए। तो उन क्षेत्रों में पाड़े की जो संभावना ज़्यादा रहे है वहाँ पर अगर चुकंदर है, गाजर है, गेहूँ है, मूली है, जो भी हमने फसल लगा रखी है उस पर जो है फिर ओस का प्रभाव कम पड़ा है। तो ये छोटी छोटी बात जो है ध्यान में रखें तो हम अपनी फसलों का भी बचाव कर सके हैं, अपना भी ध्यान रख सके हैं सर्दी के मौसम में, और अपने जानवरों का भी ध्यान रख सके हैं। ये भाइयों करें चर्चा कृषि सुधार विधेयक बिल 2020 की। भाइयों जो कृषि सुधार विधेयक बिल है उसके बारे में किसान भाइयों में थोड़ा सा भ्रम भी है और सरकार जो चाह रही है वो कि वो उस भ्रम को दूर करें। तो जो किसान भाइयों में एक तो भ्रम है कि जो किसान उनकी ज़मीन इस तक खतरे में आ जाएगी। तो ये जो कानून बनाया गया है भाइयों उसमें जो एग्रीमेंट होगा उसमें फसल खातर वो एग्रीमेंट है, ना कि ज़मीन खातर है। तो इसमें जो किसान की जो ज़मीन है उस पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ना है, क्योंकि इसके जो है हस्ताक्षर हुए हैं उस एग्रीमेंट में वो सिर्फ फसल खातर हुए हैं, ना कि ज़मीन खातर हुए हैं। साथ में जो किसान भाइयों में एक और जो डर है कि एमएसपी की जो व्यवस्था वह ख़त्म हो रही है और साथ साथ जो एपीएमसी मंडी है वह भी बंद हो रही है। तो जो एमएसपी सिस्टम है वो पहला भी जारी था, अब भी जारी है और आगे भी जारी रहेगा। और साथ में जो एपीएमसी मंडी है वह कायम थी, वह भी कायम आगे रहूँगी। और ख़ास बात यह है कि जो एपीएमसी मंडी है वो तो इस कानून में आंधी भी नहीं है, वो इस कानून तक बाहर है। इसके अलावा भाइयों किसानों में एक और भ्रम है कि किसान भाई जो हैं उन डर है कि किसी भी प्रकार का अगर बकाया रह गया तो उसके बदले में जो कॉन्ट्रैक्टर है वो उसकी ज़मीन हथिया लेगा। जबकि भाइयों जो इस कानून में कहा गया है कि जो भी परिस्थिति हो, चाहे किसी भी परिस्थिति हो, उसमें किसान भाई की ज़मीन जो है हर हालत में सुरक्षित रहेगी, उसकी ज़मीन कहीं नहीं जाएगी। और एक और जो भ्रम है किसान भाइयों में वो है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के मामले में जो किसान है उनको कोई भी मूल्य की गारंटी नहीं दी जा रही है। तो भाइयों जो फार्मिंग एग्रीमेंट है उसमें जो कृषि उपज का जो भी खरीद मूल्य दर्ज किया जाएगा वो मूल्य जरूर दिया जाएगा। अब किसान भाई के मन में ये डर है कि भाई जो किसान को भुगतान कराया जाएगा कि नहीं कराया जाएगा, और कराया जाएगा तो क्या वो सही समय पर कराया जाएगा। तो जो किसान भाई हैं उनको जो भुगतान है वो तय सीमा के अंदर ही होगा, और जो अगर जो कॉन्ट्रैक्टर है अगर वो तय सीमा में अगर भुगतान नहीं कर रहा है तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी और उस पर जुर्माना भी लगेगा। इसके अलावा भाइयों किसान भाइयों में एक और डर है कि जो किसान कॉन्ट्रैक्ट है वो ख़त्म नहीं कर सकता। तो इसमें सरकार ने पूरी छूट दी है कि किसान भाई किसी भी समय
बगैर किसी जुर्माने के अपने कॉन्ट्रैक्ट में ख़त्म कर सके है। अगर उसने लगा कि भाई कि इसमें मैंने फ़ायदा नहीं है इस कॉन्ट्रैक्ट में, तो अपना कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर सके है। और भाइयों एक और जो डर है किसान भाइयों के मन में वो है कि भाई पहले जो है सभी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की कोशिश कभी करी ही नहीं गई है। तो ये बात भी जो है गलत है, क्योंकि कई राज्य ऐसे हैं जिनमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को पहले मंजूरी दे रखी थी और उन राज्यों में जो किसान भाई हैं वो इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का पूरा लाभ ले रहे हैं। साथ में किसान भाइयों के मन में एक डर और है कि इन कानूनों ने लेकर कोई सलाह मशवरा या कोई चर्चा नहीं करेगी, यानी कि सरकार ने एकदम तक ये कानून थोप दिए एकदम तक संसद में लाकर। तो इसके बारे में भी जो है सरकार लगभग 20 साल तक इसके ऊपर विचार विमर्श चल रहा था और लगभग साल 2000 में तो जो शंकर लाल गुरु कमेटी है उसने इसकी शुरुआत करी थी। उसके बाद 2003 में जो मॉडल APMC एक्ट है और 2007 में APMC रूल और 2010 में हरियाणा, पंजाब, बिहार और पश्चिम बंगाल के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी समितियों ने भी जो है 2013 में 10 राज्यों के कृषि मंत्रियों के साथ जो है इसको संतुति दी थी। साथ में भाइयों 2017 का जो मॉडल APLM एक्ट है और उसके तहत भी जो है इस के बारे में इसको जो है इसको कानून को संतुति दी है। और साथ में जो है इसके बाद आखिर माह के 2020 में जो है सरकार ने संसद में इस कानून को मंजूरी दी है। यानी कि ये कानून भाइयों रातों रात नहीं बनाए गए हैं। लगभग 20 साल तक इन कानूनों के ऊपर प्रक्रिया चल रही थी। उसमें अलग अलग जो कमेटी थी उनके सुझाव लिए गए और जो अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री थे, वहाँ के जो कृषि मंत्री हैं तो और जो खासकर कृषि वैज्ञानिक या जो सलाहकार हैं उनकी सलाहों के बाद जो है ये कानून पारित करे गए हैं। तो जो किसान भाइयों के मन में डर है या जो इस कानून को लेकर जो भ्रांतियाँ हैं, अंधविश्वास है जो इसके बारे में, तो वो सारा जो है वो सरकार जो है दूर कर रही है। इसी के साथ भाइयों आज के किसान वाणी कार्यक्रम का समय समाप्त हुआ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती।